जय हिंद। आइए स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन, जो कि सबसे ख़तरनाक पेपर माना जाता है। उसके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। पहले ये प्यार से इंट्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है। लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स टैक्सेशन सिलेबस। ये सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इनकम टैक्स और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, इनकम टैक्स 60 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है, जिसमें 18 मार्क्स एमसीक्यू इंक्लूड होता है। ठीक है, 18 मार्क्स एमसीक्यू। और जीएसटी में 12 मार्क्स का एमसीक्यू होता है और 40 मार्क्स को ओवरऑल टोटल क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से इसका होता है 160 इनकम टैक्स, 40 जीएसटी, और दोनों मिला के 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। 18 मार्क्स का इनकम टैक्स से और 12 मार्क्स का एमसीक्यू आता है जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, जीएसटी के बारे में जीएसटी वाले टॉपिक में देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में। ये ग्रुप 1 का पेपर 4 होता है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर। ठीक है, देयर विल बी 7 क्वेश्चन इन पेपर डीटी एंड जीएसटी, सॉल्व आंसर सेपरेटली। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक ही मिलता है एग्ज़ाम में और सॉल्यूशन दोनों का अलग अलग करना रहता है। ठीक है, और आप देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, फिर 6 होता है जो अगला। ठीक है, 10 मार्क्स ईच होता है, कोई 5 मार्क्स भी होता है। ये हमेशा स्लॉट बदलते रहता है। ठीक है, तो इस तरह इसको आप काउंट करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स का, ये है इनकम इनडायरेक्ट टैक्स का बात करेंगे हम अगले वीडियो में, और ये था इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। टैक्स वर लेवाइड इवन इन एंशियंट टाइम। इंडिया में टैक्स काफ़ी पुराने समय से, एंशियंट टाइम से ही लिया जाता था। अर्थशास्त्र में वो चीज़ भी अर्थशास्त्र में रेफ़र किया गया है। ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर द गुड फॉर हिज सब्जेक्ट दैट ही कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम जस्ट एज द सम ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ टू गिव इट बैक। जिस तरह से बारिश होता है और धरती गीला होता है और फिर सूरज का रोशनी उसको टान करके फिर से बारिश कराता है, रिसाइकल टाइप। इसी तरह कालिदास इन रघुवंश, कालिदास जो कि काफ़ी फेमस हैं, सबको ही जानता है उनको। तो कालिदास का कहना था कि राजा को कालिदास ही कहते हैं कि लोगों से टैक्स लेकर लोगों के लिए ही काम करो एंड डेवलपमेंट करो। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, लोगों से ही टैक्स लोगों से टैक्स लें और लोगों के लिए काम करें। ठीक है, उसी बेसिक पे आज गवर्नमेंट टैक्सेस हमसे चार्ज करती है फॉर द पर्पस। किस पर्पस से? डेवलपमेंट के लिए। लाइक डेवलपमेंट कैसा सर? डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़, रोडवेज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर्स, डिफेंस बजट। ठीक है, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है पब्लिक के ही पैसा को टैक्स के रूप में लेकर और डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, टैक्स राइजेस फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो मीन्स रेट ऑफ टैक्स। लैटिन के लोगों का सिर्फ 2 काम था। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो एक ही काम था, सिर्फ वर्ड बनाना। जहाँ देखो वर्ड अराइज फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, तो इसी तरह टैक्स भी अराइज कौन किया है? ये वर्ड लैटिन वर्ड टैक्सो से बना है। ठीक है, टैक्स बना किस वर्ड से? टैक्सो, जो कि लैटिन का वर्ड था। ठीक है, आइए। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1860 बाय ब्रिटिश रूलर जेम्स विल्सन। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश रूलर के टाइम में, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और वर्ल्ड वार 2 के कुछ साल बाद, लगभग 15 से 20 साल के बाद, ये फिर बंद भी कर दिया गया, क्लोज्ड भी हो गया इनकम टैक्स।
ठीक है, बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर अगेन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया कब? इनकम टैक्स एक्ट 1922। ठीक है, और उसको उस टाइम में 1922 में जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटिश फिर से इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम में उसको लैंड रेवेन्यू के नाम से भी जाना जाता था। इनकम टैक्स एक्ट को 1922 में लैंड रेवेन्यू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इससे MCQ क्वेश्चंस आते हैं। MCQ ऐसा, इनकम टैक्स इज कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू। ठीक है, इंडिपेंडेंस हो गया आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को आज़ादी मिल गया, हम आज़ाद हो गए, आज़ाद भारत, तो फिर हुआ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बट रूल 1962। ये एक क्वेश्चन है जो कि आंसर थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा। ठीक है, इससे पहले हमें इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमें ये पूरे वर्ड को जानना पड़ेगा। इनकम का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है, 1961 और 1962 ये क्यों है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, रूल्स क्या है। ठीक है, बाकी टैक्स और इनकम तो कवर हो ही गया। ठीक है, देखते हैं। वाई वी रिक्वायर्ड अदर लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1922 तो था ही। ठीक है, 1922 का हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट था ही, बट हमें अलग से अपना एक्ट बनाने का क्या ज़रूरत था? तो सर उसका कुछ रीज़न था। पूर्व एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट का नाम ऐड था। ठीक है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आती थी। एक्ट में इंडिया वर्ड यूज़ नहीं था। ठीक है, हर जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ किया हुआ था। ठीक है, और जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिल गया तो हमारा अपना प्रोसीड्यूर बना, अपना डिपार्टमेंट बना, इसीलिए हमें नए इनकम टैक्स एक्ट का ज़रूरी पड़ा। ठीक है, कि हम भाई अपना बनाएंगे। इसमें और कुछ बात है नॉलेज पर्पस के लिए, आपको अगले टॉपिक पे ले चलते हैं। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, 1961 में आज़ाद भारत का, ठीक है, बना इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, और रूल 1962। ठीक है, तब देखिए हुआ क्या। 2010 में DTC डायरेक्ट टैक्स कोड इज़ प्लान टू इंट्रोड्यूस अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके गवर्नमेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड DTC को इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग किया गया था। ठीक है, फिर 2014 में अरुण जेटली जी इसको स्क्रैप्ड मीन्स एडजस्ट कर दिए DTC अंडर टैक्स एक्ट में। ठीक है, वो जो DTC कोड था वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, अरुण जेटली जी के नेतृत्व में। ठीक है, फिर 2018 में फिर बीजेपी से पूछा गया कि भाई आप चेंज करेंगे इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करेंगे, बीजेपी मना कर दिया। ठीक है, कुछ क्लैरिफिकेशन कुछ भी मतलब कमेंट नहीं दिया। फिर 2019 में जब निर्मला सीतारमन जी आई तो उनसे पूछा गया कि DTC मैम आप इंट्रोड्यूस कीजिए, क्या करेंगे DTC के साथ में। तो बोला गया कि निर्मला सीतारमन जी कहीं कि DTC वॉज ऑलरेडी एडजस्टेड इन इनकम टैक्स एक्ट बाय अरुण जेटली सर। ठीक है, अरुण जेटली जी इसका पहले ही एडजस्ट कर चुके थे 2014 में ही। बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। इंडिया में टैक्स किस बेसिक पर लगता है? इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्यों किस बेसिक पे लगता है? Our tax system is based on ability to pay। ठीक है, किसके पास कितना एबिलिटी है, क्षमता है पे करने का, उस पे निर्भर करता है। ठीक है, द मोर वी अर्न द मोर वी पे।
अगर हम ज़्यादा अर्न करते हैं तो हम पे भी करेंगे ज़्यादा, और अगर अर्न कम करते हैं तो पे भी करेंगे कम, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स द टैक्स इज प्रोग्रेसिव बेसिस, हायर द इनकम हायर द टैक्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव बेस में लगता है, इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इनकम घटेगा तो टैक्स का अमाउंट भी घटेगा, ठीक है। अब इसे एमसीक्यू भी आता है। एमसीक्यू, द टैक्स इज प्रोग्रेसिव बेसिस, पूछा जाता है कि किस बेसिक पे लगता है, तो हमें आंसर सेलेक्ट करना है, प्रोग्रेसिव बेसिक पे लगता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स, ठीक है। द टैक्स शुड गो अप एज इनकम राइजेस, ठीक है। टैक्स रेट ऊपर जाएगा अगर इनकम राइज करेगा तो, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है कि इस वर्ड को, जैसे हम बोले कि 1 बाय 1 सारे वर्ड को पढ़ना, ताकि हम अच्छे से एक्ट को समझ सकें। तो सबसे पहले हम उठाते हैं वर्ड एक्ट, ठीक है। सबसे पहले उठाएं एक्ट को। मीनिंग ऑफ वर्ड्स वी हैव हियर्ड, ठीक है। एक्ट में सबसे पहले उठाएं हाउ वी रीड सेक्शन, कैसे सेक्शन को रीड करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, ये इसको कैसे पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो सर जो आगे होता है ना उसको कहते हैं सेक्शन, फिर उसके बाद सब सेक्शन, फिर आता है क्लॉजेज, फिर सबसे लास्ट में आता है सब क्लॉजेज, ठीक है। तो इसको सर पढ़ेंगे कैसे। सेक्शन 2, सब सेक्शन 1, क्लॉजेज 2, सब क्लॉजेज 3, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ सेक्शन, सेक्शन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो, ठीक है। सेक्शंस से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो तो वो हम दे देते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन कर दिए कि वेज मीन्स, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है, उस टाइप का देना, ठीक है। प्रोविज़ो या प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब क्या होता है सर, एक्सेप्शन टू पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को मतलब एक्सेप्शन है। जैसे आई ईट ऑल फ्रूट एक्सेप्ट एप्पल, एप्पल को छोड़ के बाकी सब खा लिए। उसी तरह इनकम टैक्स में मान लीजिए अगर आप पढ़ते हैं, आपसे पूछें कि आप कौन सा सेक्शन नहीं पढ़े, तो ये इनकम टैक्स के लैंग्वेज में एक्ट के नॉलेज इनकम टैक्स के लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, आई रीड ऑल सेक्शन प्रोवाइडेड दैट सेक्शन का नंबर, ठीक है। कुछ भी जैसे नहीं पढ़े सर, 2 सेक्शन, जैसे कैसे देखो, आई रीड ऑल सेक्शंस प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 1 बाय द वे एग्जाम्पल, ठीक है। इस टाइप में इसका मतलब हुआ कि सर ये सेक्शन के अलावा हमने पढ़ा है बाकी सारे सेक्शन, ठीक है। इस एमसीक्यू क्वेश्चन एक और जनरेट हुआ, ठीक है। एमसीक्यू, टोटल सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट कितना है, 298 सेक्शन, ठीक है। अब इसको वो नॉलेज पर्पस एक और चीज़ सर बताए थे, देखिए 298 सेक्शन जो है ना वो उल्लू बनाया जाता है, अक्सर में ऐसा होता नहीं है। अगर आप उसको बाइफरेट करके देखेंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 758 इंक्लूडिंग शेड्यूल्स एनेक्सर्स, जो जो उसमें आते गया ऐड होते गया, ठीक है। तो वो हो गया कितना, 758। 298 सेक्शन टोटल होते हैं, इसमें से इंटरमीडिएट लेवल पे 90 सेक्शन पढ़ना है और बचा हुआ रिमेनिंग 208 सेक्शन फाइनल के सिलेबस पर है, ठीक है। चलिए तो आइए नेक्स्ट पे। सर कितना दिन से सर सुने हैं सेक्शन एक्ट होता क्या है सर,
एक्ट, एक्ट मीन्स एनी इनैक्टमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट अगर कोई भी, जैसे सबसे पहले लॉ में ड्राफ्टिंग होता है, इंट्रोड्यूस होता है, वो सारी चीज़ होने के बाद, ठीक है, अगर बोथ हाउसेस से पास हो गया, ठीक है, तो जो भी चल रहा है ड्राफ्टिंग वाला लॉ, ठीक है, अगर बोथ हाउसेस से पार हो गया तो उसको, और उस पर साइन हो गया प्रेसिडेंट का, ठीक है, सब कुछ हो गया, तो वो बनता है एक्ट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़, लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करेंगे तो फ़ाइन देना होगा, या फिर पेनल्टी पे करना होगा, या फिर जेल जाना होगा, ठीक है, जो कि लॉ वाले में हम बताए थे, शायद वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 में ये चीज़ पूरे अच्छे से उसको वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ, ठीक है। फिर आइए सेक्शन में, डिवीज़न ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक नंबर दे करके सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, एक्ट को डिवाइड करना क्या कहलाता है, सेक्शन। जैसे कैसे आपके बुक में 10 चैप्टर है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, ठीक है, बुक में रहता है इंट्रोडक्शन, फिर धीरे 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 बढ़ते जाता है। तो उसी टाइप से सेक्शन में भी, सेक्शन क्या करता है, सेक्शन वो एक सीरियल नंबर का काम करता है एक्ट के लिए, ठीक है। डिवीज़न ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक वे में एक्ट को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। देयर आर 298 सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में कितना सेक्शन है टोटल सर, 298 सेक्शन है। ओके, आइए आगे देखते हैं, नोटिफिकेशन और सर्कुलर, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या है, सर्कुलर क्या है, आता कहाँ से है, ये भी चीज़ लॉ में बताएं, आगे इसमें भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। फर्स्ट इसका हम मतलब समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन एक्ट एंड रूल, ठीक है, एक्ट या रूल में कोई भी चेंजेस आया, ठीक है, तो उसको बताना उसको बताना नोटिफिकेशन है। जैसे FB में हमारा नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल उस टाइप में ही, जैसे कोई आपका दोस्त है, फ़ोटो अपलोड किया तो वहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, कि योर दिस फ्रेंड इज़ अपडेट 1 फोटो, इस टाइप का, एंड टैग यू फलाना ये, ठीक है। तो इसी तरह नोटिफिकेशन, ठीक है, कहाँ आता है सर, नोटिफिकेशन इज़ अवेलेबल, नोटिफिकेशंस आर अवेलेबल ऑन साइट्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स india.gov.in या www.egazette.nic.in, ये और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्ज़ाम्स आर एप्लीकेबल, एग्ज़ाम से 6 महीना तक का जो भी नोटिफिकेशन आया होगा वो सब कुछ एप्लीकेबल होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब सर सर्कुलर क्या है, ये तो सर ठीक था, सर्कुलर क्या है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट ऑन एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, कोई एक्ट आया उस पर अगर कोई और अपने हिसाब से सोचे, हम अपने हिसाब से सोचें, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आता है, ठीक है। सर्कुलर आर अवेलेबल ऑन साइट्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स india.gov.in, इस साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। अब देखिए सर्कुलर को कैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल, जैसे थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ों की तरफ मत ना देखें, बस ये एक ग्लास है, समझिए इसमें ये ग्लास है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोई बोलेगा सर ये पानी है, कोई बोलेगा सर ये जूस है, ठीक है, कोई बोलेगा सर ये दूध है, कोई बोलेगा सर ये टी है, चाय है, कोई बोलेगा कॉफ़ी है। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये जो भी है ये लॉ के साथ होगा ना। तो एक्ट में अगर ऐसे अगर डाउट में सब अपना अपना बात लेने लगे, कोई बोले कॉफ़ी है, कोई बोले चाय है, तो भाई काम ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए
इसी को ये अगर ग्लास ऑफ वाटर है तो लिखा हुआ आता है इनकम टैक्स india.gov.in ऑफिशियल साइट है। इस पे क्लैरिफिकेशन आता है कि ये क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर है। चलिए ठीक है। सो इट इज़ बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट ऑनली, ये सिर्फ डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, ठीक है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक जो चाहे वो मान ले, सब चलेगा, ठीक है। मैंडेटरी टू डिपार्टमेंट एंड नॉट मैंडेटरी टू असेसी एंड और कोर्ट, ठीक है। कोर्ट या असेसी जो है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हर स्टेट का डिपार्टमेंट, कोई बोले ये वाटर का ग्लास है, ठीक है, कोई बोले ये कॉफ़ी है, कोई बोले इसमें टी है, कोई बोले इसमें जूस है, ठीक, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो भी डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट, चाहे वो दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या चेन्नई में हो या मुंबई में हो, सबको सब ये एक ही बात मानने हैं, ये क्या है, वाटर, और वही चीज़ मानेंगे जो क्लैरिफिकेशन के रूप में साइट पर आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। एक्ट कंटेन प्रोविज़न ऑफ लॉ, ठीक है। एक्ट सेक्शन के तहत नियम बनाता है, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ लॉ किस वजह से, ठीक है, किस कारण से बना था, ठीक है, वो प्रोविज़न एक्ट क्या करता है, कंटेन करता है प्रोविज़न ऑफ लॉ, ठीक है। सेक्शन के तहत नियम बनाता है, इस सेक्शन के तहत ये चीज़ आता है, इस सेक्शन के तहत ये चीज़ आता है, इस सेक्शन के तहत ये चीज़ कवर होता है, ये चीज़, ठीक है, ये है एक्ट। और रूल्स कंटेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या है सर, कब भरना है, कैसे भरना है, ये रूल्स बताता है, ठीक है। कब से लागू करना है, इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, ठीक है। MCQ, एक क्वेश्चन है आता है MCQ का, CIT, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब आइए नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड अमेंडमेंट्स के लिए पूरा ज्ञान, ठीक है, ये है पूरा ज्ञान। सबसे पहले क्या होता है, लॉ मेकर आया, ठीक है, सबसे पहले होता है लॉ मेकर, ठीक है, लॉ बनता है, कैसे बनता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके सर क्या करते हैं, लॉ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर ये बिल के रूप में जाता है, ये उस टाइम में लॉ अभी बना नहीं है, ये बिल के रूप में सिर्फ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है। वहाँ से अगर ये चीज़ पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, असेंट मीन्स प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के लिए, ठीक, और वो साइन होने के बाद ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर लॉ इम्प्लीमेंटर की तरफ आइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लॉ ऑफ इम्प्लीमेंट, रूल को लागू करवाना, जो कि सबसे मेन काम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। बॉडी ऑफ इम्प्लीमेंट और फ्रेम रूल्स, रूल को लागू करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है अपना पार्ट, CBDT, CBIC। CBDT कौन है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करता है CBDT, और CBIC कौन है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कलेक्ट करता है CBIC, ठीक है। ये लोगों का काम क्या रहता है, इम्प्लीमेंट करवाना एक्ट को, ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड नंबर पर आता है लॉ इम्प्लीमेंटर तो सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर पे लॉ मेकर सबसे पहले लॉ बना दिया, ठीक है। फिर लॉ इम्प्लीमेंटर उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है,
अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कौन सॉल्व करे, ठीक है। केस लॉ के रूप में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया किसी को, तो फिर हम जाएंगे लॉ इंटरप्रेटर के पास। हु सॉल्व डिस्प्यूट, ITAT में जाएंगे या कोर्ट, ठीक है। इफ़ डिस्प्यूट्स देन वी गो फॉर, अपील कर सकते हैं, रिवीजन के लिए बोल सकते हैं कि एक बार फिर से देखें, रेक्टिफिकेशन कुछ चेंजेस के लिए ITAT या कोर्ट में जाएंगे। अगर डिस्प्यूट से कुछ, अगर आपको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना है तो जा सकते हैं ITAT या कोर्ट में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, ठीक है। फिर आप देखिए, अब डिस्प्यूट्स हुआ, ठीक है। देखिए सबसे पहले लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, इम्प्लीमेंटर ने इम्प्लीमेंट करवाया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लॉ इंटरप्रेटर उसको सॉल्व किया, फिर कुछ जो चेंजेस आया, फिर तब आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन फॉर न्यू और एनी चेंजेस। कोई भी जो चेंजेस हुआ केस होने के बाद, डिस्प्यूट होने के बाद, वो आता है नोटिफिकेशन के रूप में। उस पर आता है सर्कुलर, कम्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट, वो क्लैरिफिकेशन देता है। और तब होता है देन अमेंडमेंट्स कम, तब आता है अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये था पूरा ज्ञान। लॉ मेकर लॉ बनाता है, इम्प्लीमेंटर लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, डिस्प्यूट होता है, नोटिफिकेशन आता है, सर्कुलर के रूप में क्लैरिफिकेशन आता है, तब आता है अमेंडमेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू होल इंडिया। इनकम टैक्स कहाँ तक एप्लीकेबल है सर? पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कंपोनेंट क्या है इसका? एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ, सेक्शन, शेड्यूल, एनेक्सर्स, ठीक है। अब आइए हाउ टू रीड केस लॉ, ठीक है। सेशन 1 ख़त्म, अब यहाँ से सेशन 2 स्टार्ट होता है। सेशन 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ टू रीड केस लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, चिनैया वर्सेस रमैया, ITR 2020-16। इसको सर कैसे पढ़ेंगे? किसने किस पर केस किया, कब किया, किसका डिसीजन है, ठीक है। तो देखिए जो आगे होता है वो है चिनैया। इस केस में चिनैया है फर्स्ट पर्सन, मतलब चिनैया ने केस फाइल किया रमैया के ऊपर। सेकंड पर्सन कौन है? रमैया, इसके अगेंस्ट केस हुआ, ठीक है। मतलब चिनैया रमैया के ऊपर केस किया, ठीक है। अब ITR मीन्स इनकम टैक्स रूलिंग का जजमेंट था, ठीक है। ITR इनकम टैक्स रूलिंग डिपार्टमेंट का ही जजमेंट था। ये है आपका डेट 2000, केस नंबर 2020 ईयर था और केस नंबर 16 था, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ के आप देख सकते हैं हाउ टू रीड केस लॉ। एग्जाम्पल आपके सामने, चिनैया ने केस फाइल किया रमैया के ऊपर, रमैया के अगेंस्ट केस हुआ था, इनकम टैक्स रूलिंग डिपार्टमेंट का जजमेंट था, 2020 ईयर का केस था और केस नंबर 16 था, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। MCQ, इफ़ केस लॉ एंड एक्ट कॉन्ट्राडिक्टेड देन हु विल? अगर केस लॉ, ठीक है, और एक्ट दोनों कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया तो कौन जीतेगा, ठीक है। आंसर एक्ट जीतेगा। अब ये देखिए प्रूफ कैसे होगा। कुछ मीनिंग ढूंढना हो, ठीक है, तो पहले जाएंगे एक्ट में, ठीक है। कुछ पॉइंट ना मिले, पहले जाएंगे एक्ट में, कुछ पॉइंट ना मिले तब सेकंड स्टेप लेंगे, ना मिलने पर आएंगे केस लॉ में, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन में वहाँ भी अगर ना मिले पॉइंट, तब जाएंगे सर थर्ड पॉइंट पे।
थर्ड पॉइंट, फॉलो कस्टम, पुराना तरीका जो नॉर्मल हो एप्लीकेबल, ठीक है, जो सदियों से चला आ रहा है जो नियम, ठीक है, उसे वो फॉलो होगा। जैसे अगर ये ए है तो इसको ए पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ सकते, जो नहीं पढ़ सकते, इसको हम ए ही पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कस्टम, ठीक है, जो कि सब कोई जानता ही है नॉर्मली, ठीक है, तो कस्टम फॉलो होगा। तो इस तरह से अगर एक्ट ही नहीं होगा तो ये सारा चीज़ वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर केस लो और एक्ट कॉन्ट्राडिक्टेड होता है तो एक्ट जीतता है। फर्स्ट जाएंगे एक्ट में, सेकंड जाएंगे केस लॉ में, और थर्ड अगर वहाँ भी बात नहीं बना तो कस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगली टॉपिक पे ध्यान देते हैं सर। एक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस, ठीक है, एक्ट बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड होता है, 298 सेक्शन, टोटल कंसिस्ट 758 सेक्शन, ठीक है। देयर आर, अब देखिए शेड्यूल और एनेक्सर्स क्या होता है। देन देयर आर, पहले 298 सेक्शन है, देन देयर आर शेड्यूल्स, इट गिव्स लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये क्या है, शेड्यूल एक लिस्ट का फॉर्मेट देता है, ठीक है। और देन देयर आर एनेक्सर्स, इट गिव्स एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है, टेबल ऑफ फीस ETC, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर्मेट बोले तो सर फॉर्मेट क्या, फॉर्मेट जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट को, जैसे कोई आपके पास आया, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ फाइल करना है, तो आप लिस्ट के थ्रू देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट को कितना है, गवर्नमेंट का चार्ज है 500, ठीक है, वो बताएगा शेड्यूल। एनेक्सर्स एक्सप्लेन करता है कि टेबल ऑफ फ़ी, जैसे डॉक्टर का फ़ी कितना होगा, CA का फ़ी कितना होगा, वो चीज़ बताता है हमें एनेक्सर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड एनेक्सर्स, ठीक है। शेड्यूल कंटेन्स फॉर्मेट और टेबल और लिस्ट रिक्वायर्ड टू फुलफिल द पर्पस ऑफ एक्ट, ठीक है, एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए फॉर्मेट और टेबल या लिस्ट, आपको कुछ भी जानना है तो आप शेड्यूल में जा सकते हैं। एनेक्सर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड इन एक्ट और रूल्स, ठीक है। एनेक्सर कहाँ होता है, इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें ये कैसे इसका अरेंजमेंट है, एनेक्सर शेड्यूल कैसे आता है। 298 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके बाद है शेड्यूल, ठीक है, इन इनकम टैक्स एक्ट। और एनेक्सर कहाँ होता है सर, सबसे पहले आता है 28 सेक्शन, फिर आता है शेड्यूल, तब आता है एनेक्सर्स, ठीक है। हाउ वी रीड सेक्शन, हाउ सेक्शंस आर डिवाइडेड, हाउ सेक्शंस आर डिवाइडेड किसी भी एक्ट में, ठीक है, किसी भी एक्ट में ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 क्या है सर, किसी भी एक्ट में सेक्शन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंडमेंट, ठीक है, नाम, एस मतलब शॉर्ट टाइटल मीन्स सेक्शन का नाम, एक्सटेंट मीन्स किस रीजन पे इंडिया के पूरे पार्ट पर लागू है या कुछ पार्ट पर सिर्फ लागू होगा या पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो एक्सटेंट बताता है। कमेंडमेंट मतलब किस दिन से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, किस दिन से कितना सेक्शन लागू होगा वो चीज़। सेक्शन 2 में होता है जनरली डेफिनीशंस, ठीक है, और सेक्शन 3 यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी सेक्शन जनरली, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड फिर। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ITA, ठीक है, आर्टिकल 265, एक मिनट,
आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो टैक्स शॉल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, नो टैक्स, कोई भी टैक्स, लेवाइड इम्पोज्ड, कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा, इम्पोज्ड रिकवरी या कलेक्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट कॉरपोरेट बॉडी चार्ज नहीं कर सकते हैं, कानून चाहिए। ठीक है, बोथ। अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपके पास दोनों चीज़ चाहिए। अथॉरिटी मीन्स कॉरपोरेट बॉडी जो चार्ज करेगा, कंट्रोल करेगा एक्ट को, ये होता है पार्लियामेंट। और लॉ, कानून होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हैं सर? अगर अथॉरिटी और लॉ दोनों हैं तो ही आप टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। अगर अथॉरिटी और लॉ नहीं है तो आप टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकते, लगा भी नहीं सकते, और रिकवर तो दूर का बात है। ठीक है, अब देखिए अथॉरिटी मतलब कौन। ठीक है, तो आर्टिकल 245 बताता है अथॉरिटी मतलब कौन। ठीक है, होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा पूरे कंट्री के लिए। ठीक है, होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉ फॉर स्टेट के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट बनाएगा सर, पार्लियामेंट बनाएगा पूरे कंट्री के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर लोग बनाएंगे स्टेट के लिए। ये लोग क्या करेंगे? लॉ को सिर्फ पास करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 245
तो ये था आर्टिकल 245। ठीक है, क्या करता है, पावर देता है लॉ को बनाने का। पार्लियामेंट बनाएगा पूरे इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा स्टेट के लिए, जो सिर्फ स्टेट पर लागू होगा। ठीक है, आर्टिकल 245 बाई सर, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट शॉल मेक लॉ फॉर होल पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 क्या कहता है, लॉ बनाने का पावर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसी एक के हाथ में नहीं देते हुए उसको एक लिस्ट के थ्रू, आर्टिकल 246 क्या किया, एक लिस्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ पावर यूनियन को दिया, कुछ पावर स्टेट को दिया और कुछ कंकरेंट के रूप में दे दिया। ठीक है, तो शेड्यूल 246 क्या किया सर, एक लिस्ट प्रोवाइड किया जो कि शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, सेंटर स्टेट और बोथ। ठीक है, सेंटर के पास क्या है, यूनियन लिस्ट, जिसमें वो यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक हैं जो बनेगा पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड लॉ पूरे इंडिया के लिए। और स्टेट में, स्टेट लिस्ट में वो चीज़ है जो कि बनेगा सिर्फ स्टेट के लिए। ठीक है, और कंकरेंट बोथ मिल के बनाएंगे कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 किसके लिए है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये टॉपिक है, इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 का टॉपिक क्या है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो इसीलिए इनकम टैक्स कलेक्ट करता है सेंटर और एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जांपल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओनली 3 स्टेट इन हिस्ट्री कलेक्टेड टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे अभी तक में सिर्फ ये 3 स्टेट थे जो कि एग्रीकल्चर पे भी टैक्स कलेक्ट किए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्पेशल पॉइंट आफ्टर दैट पॉइंट। ठीक है, उसी में ये ऐड था, देखिए कैसे, टैक्स प्लस सरचार्ज, अमीर पर ज़्यादा चार्ज वसूलना। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, इफ़ एनी, फिर सेस लेंगे HEC@4%, तब आएगा टोटल टैक्स। ठीक है, टैक्स किसको कहेंगे सर, अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम अर्न, जो आप इनकम कमाए प्रीवियस ईयर में उस पे टैक्स के रूप में कुछ परसेंटेज कलेक्ट करना गवर्नमेंट का, उसको कहेंगे टैक्स। सरचार्ज मतलब सर, सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज इफ़ एनी, सरचार्ज मीन्स अमीर से ज़्यादा टैक्स लेना, टैक्स ऑन टैक्स ये एडिशनल टैक्स है। ठीक है, जिसके बाद ज़्यादा पैसा उससे ज़्यादा टैक्स वसूली करने के लिए ये एक अलग फंडा है सरचार्ज का। ठीक है, सेस क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ और एजुकेशन पर्पस के लिए ये मैंडेटरी है, बोला जाए या ना बोला जाए ये हमेशा आपको लेना ही है। 4% अभी का रेट है अप्लाइड ऑन टैक्स। ठीक है, प्लस सरचार्ज इफ़ एनी, ये कब अप्लाई होता है सर, सबसे लास्ट में होता है, जब टैक्स आप ले लिए, कैलकुलेट कर लिए, सरचार्ज ले लिए, रिबेट देना था या नहीं देना था वो आप देख लिए, तो जो सबसे लास्ट प्रोसेस है वो होता है HEC का, वो भी 4% टोटल टैक्स लायबिलिटी का 4% आप ऐड करेंगे और तब आप निकालेंगे टोटल टैक्स। ठीक है, अब देखिए सर, ये जो इतना सारा चीज़ कलेक्ट हो रहा है ये सर कहाँ जाता है, आर्टिकल 271। ठीक है, आर्टिकल 271 कहता है कि सरचार्ज कलेक्ट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टैक्स भी कलेक्ट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो सेस लिए हैं फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, एग्जांपल
मिड डे मील पॉलिसीज़, फ्री एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट TTC, ये सारा चीज़ यही सेस कवर करता है। ये भी चीज़ कहाँ जाएगा सर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सारा पैसा यहीं कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए इंडिया का डेवलपमेंट के लिए ये मतलब एक डब्बा है, उस डब्बा में ये सारे फंड को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे अमाउंट डिवाइड होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पूरा आ गया, टैक्स आ गया, सरचार्ज आ गया, सेस भी आ गया। ठीक है, तीनों यहाँ आ गया टोटल टैक्स के रूप में। अब इस टैक्स को सर डिवाइड कौन करेगा? आर्टिकल 270 क्या कहता है सर? अकॉर्डिंग टू नीड इट इज़ डिवाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। स्टेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट चाहें तो रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन से कुछ सजेशंस पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सरचार्ज, ये हो गया टैक्स डिवाइडेड। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 271 क्या कहता है? सरचार्ज जो है इज़ केप्ट ओनली बाय यूनियन, ये किसी के पास नहीं जाएगा। जो भी सरचार्ज का अमाउंट है, ठीक है, इस कंसोलिडेटेड डब्बा में से, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सरचार्ज जो है सर वो किसके हाथ में रहेगा? यूनियन। ठीक है, एग्जाम्पल अभी 2021 में बीजेपी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन्हीं के पास में सरचार्ज का पूरा अमाउंट जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 271, ठीक है, तो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से सरचार्ज डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, स्टेट वगैरह में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ या किसी के भी साथ। ठीक है, और सेस तो सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ ही है, तो इसका कोई डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, तो सेस का कोई डिवीज़न नहीं, तो देखिए सेस का कोई डिवीज़न नहीं, एजुकेशन और हेल्थ पर्पस के लिए लिया गया है, हेल्थ पे जाएगा, एजुकेशन पे जाएगा। सरचार्ज जो है टैक्स ऑन टैक्स है, एडिशनल टैक्स लिया गया है, ये किसको पास जाएगा? यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे। और ये जो टैक्स अमाउंट कलेक्ट करते हैं ये जाता है सर कहाँ? ये प्रेसिडेंट डिवाइड करते हैं। आर्टिकल नंबर 270 कहता है नीड के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाउ लॉ इज़ मेड। ठीक है, आर्टिकल 245 पार्लियामेंट सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में होगा, पार्लियामेंट चल रहा है, ठीक है, इमरजेंसी ना लगा हो, तो यहाँ से लॉ पास होता है। ठीक है, बिल पास होता है, और बिल पास होता है प्रेसिडेंट पर असेंड करते हैं। ठीक है, अपना साइन मार देंगे, साइन कर देंगे, और वो फिर वहाँ से पास होकर ऑफिशियल गेजेट पर आकर के वो लॉ बन जाता है। ठीक है, एक और कंडीशन, अगर पार्लियामेंट सेशन अवेलेबल ही ना हो तब क्या करेंगे? इमरजेंसी है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन है ही नहीं, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, देन पार्लियामेंट अवेलेबल ना हो तब आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तुरंत कुछ लागू करने के लिए इमरजेंसी में प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल 2019 एंड 2020 आप देखिए। ठीक है, अगर कोई प्रेस जैसे आर्टिकल 123 क्या कहता है? आर्टिकल 245 तो पावर तो देता ही है, ठीक है, डिवाइड करने, पार्लियामेंट को आर्टिकल 245 पावर तो देता ही है, ठीक है, लॉ को बनाने के लिए, पास करने के लिए, बट लॉ बिल को पास करने के लिए, बट जो आर्टिकल 123 है ये कहता है कि इमरजेंसी में अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट का असेंट करवा करके, साइन करवा करके आप उसको ऑर्डिनेंस के रूप में, ठीक है, एक्ट जैसा ही होता है, इमरजेंसी के समय में काम देता है, आप उसको लागू करवा सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए कैसे। एग्जाम्पल 2019 ऑटोमोबाइल पर इफेक्ट आया, पेट्रोल प्लस डीजल का गाड़ी बंद कर दिया गया। ठीक है, इफेक्ट जो हुआ पेट्रोल और डीजल का, उसकी वजह से गाड़ी लगाना मतलब तेल वगैरह का दाम बढ़ने की वजह से गाड़ी चलना थोड़ा महंगा पड़ने लगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस आया, सरचार्ज रेट, टैक्स रेट चेंजेस हो गया। ठीक है, सरचार्ज रेट को चेंज किया गया, टैक्स रेट को चेंज किया गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 2020 का कोविड का इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, कोविड के वजह से जो भी इम्पैक्ट आया, कोरोना वायरस, उसमें जो भी हुआ वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू उसमें चेंज लाया गया। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या है सर? एक्ट के जैसा होता है इमरजेंसी के समय। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के साइन करने से एक्ट के जैसा ये लागू हो जाता है। पार्लियामेंट सेशन अगर खुला और पास नहीं किया तो रद्द हो जाएगा ऑर्डिनेंस। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट सेशन खुला और अगर वो पास कर लिए तो वो फिर लॉ बन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी तक हम यहाँ तक पढ़ें एक्ट के बारे में। ठीक है, एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, एक पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्ट हो गया सर, अब आए हैं टैक्स के ऊपर। ठीक है, अब टैक्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट जानते हैं। नंबर वन टैक्सेस और ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंस है? टैक्स लेवाइड ऑन इनकम एंड अदर गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। और ड्यूटीज़ जो है, ठीक है, वो लेवाइड होता है गुड्स पे। जैसे ड्यूटी इज़ नॉट ब्रॉडर देन टैक्सेस। ड्यूटीज़ जो है वो टैक्स से बड़ा कंसेप्ट नहीं है, टैक्स इज़ ब्रॉडर वर्ड देन ड्यूटीज़। ठीक है, जीएसटी पे हम जैसे गुड्स, ठीक है, गुड्स पे हम क्या पेमेंट करते हैं, क्या पे करते हैं? ड्यूटीज़ देते हैं। ठीक है, देखिए गुड्स पे हम ड्यूटी पे करते हैं, और एग्जांपल सर्विसेज पे या इनकम पे, ठीक है, क्या देते हैं? टैक्स पे करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करता है सीबीडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करता है सीबीआईसी। ठीक है, इनकम अब देखिए इसका कुछ थोड़ा सा कैसे ये पेमेंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय पर्सन डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट कट करके वो चल जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, एंड पेड टू गवर्नमेंट। जैसे हम गए किसी रेस्टोरेंट में, ऑर्डर किए, वहाँ पे आप देखे होंगे जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब हम आपसे कलेक्ट किया गया। ठीक है, और अनदर पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट को आप ही पेमेंट किए हैं, बट इंटरमीडिएट है एक बीच में, क्या? रेस्टोरेंट। ठीक है, और रेस्टोरेंट के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, पेड होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स में पहले क्या क्या चीज़ था? डायरेक्ट टैक्स में पहले था, इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या था? इनकम टैक्स तो था ही। वेल्थ टैक्स अमीरों से लिया जाता था, ये अब हटा दिया गया। गिफ्ट टैक्स, ठीक है, ये भी अब हटा दिया गया। स्टेट ड्यूटी, मरने पर टैक्स था इंडिया में, इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, ये था डायरेक्ट टैक्स में। अभी सिर्फ इनकम टैक्स लागू है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी अभी लागू है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स, ये भी अभी लागू है। ठीक है, जीएसटी और कस्टम चल रहा है। सर्विस टैक्स हटा दिया गया, एबॉलिस्ड। वैट टैक्स एबॉलिस्ड, हटा दिया गया। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी 2017, ठीक है, 2017 में इसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये चेंजेस आया इनडायरेक्ट टैक्स में और डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्स के अंदर बच गया सिर्फ इनकम टैक्स, बाकी ये सब कट गया।
अब नहीं लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लागू है जीएसटी और कस्टम, बाकी ये तीनों हट गया। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।